चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बेटा हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है बेटा, कि बजट कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से तरीके के बजट होते हैं, बजट क्या होते हैं और उनको कैसे काम में लिया जाता है। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हमें एक वर्ड पे कंसंट्रेशन करना है, दैट इज कॉल्ड बजट। तो आप बताइए बेटा कि बजट क्या होता है। आप बताएंगे फटाफट कि व्हाट इज बजट। बजट होता क्या है? व्हाट इज बजट? एक्चुअलिटी में बजट होता क्या है? बजट इज फ्यूचर के लिए फोरकास्ट। बजट होता है फ्यूचर के लिए फोरकास्ट। ठीक है, बजट होता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर फोरकास्ट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। इट इज एन एस्टिमेट फिगर टू मेक फ्यूचर प्लान्स। बिल्कुल, तो फ्यूचर फोरकास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, एक्सपीरियंस, नॉलेज और एनालिसिस। तो हम क्या कहते हैं कि बजट क्या है? बजट फ्यूचर फोरकास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर फोरकास्ट। इसमें यह भी बोल सकते हैं इन क्वांटिटेटिव, इन क्वांटिटेटिव टर्म्स और क्वांटिटेटिव टर्म्स और इन मॉनेटरी टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स और इन मॉनेटरी टर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, या तो पीछे के साल के डेटा के बेसिस पे, या हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या नॉलेज के बेसिस पे, या फिर एनालिसिस के बेसिस पे। तो बढ़ना है बेटा, हम कहते हैं कि बजट का मतलब क्या है? बजट एक फ्यूचर फोरकास्ट है, या तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में होती है या फिर टर्म्स में होता है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा होता है, या फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, या फिर नॉलेज के बेसिस पे, या फिर एनालिसिस के बेसिस पे बजट बनाया जाता है। अब बेटा बजट बनाने की दो अप्रोच है। बजट बनाने की दो अप्रोच है। कोई भी बजट दो तरीके से बनाया जाता है। या तो हम बनाएंगे अवेलेबिलिटी के हिसाब से, या हम बनाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखो बेटा, कोई भी बजट के दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो आप अवेलेबिलिटी के हिसाब से बनाइए या फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सर इनका मतलब समझ में नहीं आया। बेटा इसका मतलब होता है कि मान लो मेरे पास अवेलेबिलिटी, सप्लाई लिमिटेड है,
तो मुझे बनाते वक्त अवेलेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर सप्लाई अनलिमिटेड है, कितना भी जितना रिक्वायरमेंट है उतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो फिर मुझे आपको एक बात बताओ कि आपके पास खूब सारे परचेज करने के ऑप्शंस अवेलेबल। आप चाहो तो 2 यूनिट परचेज कर सकते हो, आप चाहो तो 200, आप चाहो तो 2 लाख, कितनी भी यूनिट परचेज कर सकते हो। तो आप उतनी परचेज करोगे ना जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा मैं आपको कहता हूं कि आपके पास रॉ मटेरियल केवल 1000 केजी अवेलेबल है, तो अब जो आप अपना बजट बनाओगे वो उस 1000 केजी को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। तो बजट दो तरीके से, एक तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे जैसे मैं कहता हूं, मान लो बेटा किसी के पास हर महीने 50,000 रुपए की सैलरी आती है, कोई सैलरीड पर्सन है जिसके पास 50,000 पर मंथ की सैलरी आती है, तो उसके पास अवेलेबिलिटी कितने की है? उसके पास अवेलेबिलिटी है 50,000 की। उसे अपने सारे काम 50,000 की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रख के करने पड़ेंगे। लेकिन दूसरा तरीका, एक पर्सन है जो बिजनेस ओनर है, उसके पास कभी पैसा कम कमाई होती है, कभी पैसा ज्यादा कमाई होती है, तो वो काम किसके हिसाब से करता है? वो अपनी पैसे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है कि भाई कितना पैसा रिक्वायर्ड है उतना ही पैसा हम दे देंगे। कभी कम देना पड़ता है, कभी ज्यादा देना पड़ता है। तो हमने कहा कि ऐसी ही चीजें आपको ध्यान रखनी होती है कि अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट। अगर अवेलेबिलिटी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर बजट बनेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन अगर अवेलेबिलिटी में रिस्ट्रिक्शन है तो फिर बजट बनेगा बेटा अवेलेबिलिटी के हिसाब से। क्लियर? ये बात ध्यान रह जाएगी, ये बात पक्का याद रह जाएगी आपको। चलिए बेटा, बजट कहां कहां बनाया जाता है? बजट जल्दी से बताइए, बजट कहां कहां बनाया जाता है? बजट जो है वो कहां कहां पे बनाया जाता है? बजट कहां कहां पे प्रिपेयर? डेली लाइफ में हर जगह पे बजट बनाया जाता है। डेली लाइफ में हर जगह पे बजट बनाया जाता है। बेटा आप भी जब सुबह उठते हो या रात को जब सोने जाते हो तो सोते हो कल सुबह उठ के क्या करना है, कल सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर ये क्लास होने वाली है, फिर ये होमवर्क करना है, फिर ये काम करना है, पूरे दिन का टाइम शेड्यूल तैयार करते हो, वो भी बजट है। इस सब्जेक्ट में इसका रिवीजन मुझे 10 दिन में करना है, जब एग्जाम आती है 20 दिन में करना है, वो भी बजट है, वो भी बजट है। बेटा सत्य टाइम देते हो ना, मैंने ये नहीं कहा, प्लान होता है कि वो टाइम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो प्लान है, लेकिन दिन में से पढ़ाई करनी है वो बजट है। और बजट और प्लान में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। जब हम प्लान को क्वांटिटेटिव या मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं ना, बजट क्या है? बजट प्लान ही है, बजट प्लान ही होता है अगर वो क्वांटिटेटिव और मॉनेटरी टर्म्स में है तो। क्योंकि प्लान तो स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, प्लान तो क्वालिटी टर्म्स में भी हो सकता है। तो जब तक हम प्लान की बात कर रहे हैं क्वांटिटी और मॉनेटरी टर्म्स में, तो प्लान और बजट एक ही चीज होती है। जब वैल्यूज के साथ प्लान बोलते हैं ना तो वो बजट ही होता है। गवर्नमेंट क्या बताती है? गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, हर साल फरवरी और मार्च में बजट आता है। तो गवर्नमेंट अपने पूरे साल का प्लान ही तो बताती है कि हम पूरे साल में इतना इतना पैसा इस चीज पे खर्च करेंगे, ये हमारा प्लान है, वही बजट होता है। तो प्लान और बजट में, प्लान में जब मॉनेटरी आइटम जुड़ जाता है या फिर क्वांटिटी ऐड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? बजट बन जाता है। ठीक है। इसी तरह जब अपने को पॉकेट मनी मिलती है तो हम उसका भी बजट बनाते हैं कि उसे कैसे कैसे खर्च करना है। ठीक है।
सबसे काम की चीज, हम यहां पढ़ रहे हैं बेटा बिजनेस कॉस्टिंग। एक बिजनेस में बजट बनाना है। मैं तो मान लेता हूं कि आप एक मैन्युफैक्चरर है। चलिए, आप एक मैन्युफैक्चरर है, मतलब पहले आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, लेबर लाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं, प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे लगाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे लगाते हैं, और सारे खर्चे लगाने के बाद, और बेटा सारे खर्चे लगाने के बाद आपके पास क्या बनता है? प्रॉफिट, और आ जाता है सेलिंग प्राइस। अब मुझे एक बात बताइए कि एक मैन्युफैक्चरर सबसे पहले किस चीज का बजट बनाएगा? एक जो मैन्युफैक्चरर है वो सबसे पहले कौन से आइटम का बजट बनाएगा? क्या रॉ मटेरियल का बजट बनाएगा या सेल्स का बजट बनाएगा? नॉर्मल सिचुएशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पहले वो रॉ मटेरियल का बजट बनाएगा। रिया कह रही है रॉ मटेरियल, दीपक कह रहे हैं रॉ मटेरियल, सभी लोग कह रहे हैं रॉ मटेरियल। वाह, एक जने ने कह दिया तो फिर तो हम उसके साथ साथ हो लेंगे। एक जने ने अगर कह दिया ना बेटा, तो फिर तो हम सब उसके साथी हैं, दोस्ती निभाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, है ना? हाँ बेटा, वेरी गुड, मजा आ गया। देखो सब कह रहे हैं रॉ मटेरियल। एक बात बताओ बेटा, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है? रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, इस बात का पता कैसे लगाओगे? कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, इस बात का पता कैसे लगेगा? चलो मुझे रॉ मटेरियल बजट बनाना है। रॉ मटेरियल बजट बनाने के लिए पहले मुझे यह डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्शन कितने करना है। रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, यह बात डिसाइड करने के लिए पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि मुझे प्रोडक्शन कितना करना है। क्लियर? मेरी बात से सहमत है? प्रोडक्शन कितना करना है, यह बात किस पे डिपेंड करती है? यह बात किस पे डिपेंड करती है कि सेल कितना होने वाला है। सेल कितना होने वाला है, तो बेटा सबसे पहला बजट होता है नॉर्मल बिजनेस में, वो कौन सा बजट होता है? काम तो सबसे लास्ट का होता है, लेकिन वो होता है बेटा सेल्स बजट। सेल्स बजट, तो इसे बोलते हैं, आप ध्यान में रखिएगा, आज तक सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन, दैट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर। प्रिंसिपल बजट फैक्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बजट कौन सा है? बोले सेल्स बजट, या इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है एस्टिमेशन ऑफ सेल्स, या कई बार केवल वर्ड लिख देते हैं सेल्स। तो डेट इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या है? सेल्स बजट, एस्टिमेटेड सेल्स, या फिर सेल्स। ठीक है, तो हम तीनों में से कोई भी बात जो आपको एमसीक्यू में ऑप्शन लिखा हुआ मिल जाए। प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब है भैया सबसे पहले कौन सा बजट बनाओगे? बोले सबसे पहले हम सेल्स डिसाइड करेंगे। सेल्स डिसाइड करेंगे, हमें पता चला कि मेरे पूरे साल में 1000 मार्कर बिकने वाले हैं, तो इन 1000 मार्कर को बिकने वाले हैं। अब क्या 1000 बिकने वाले तो 1000 ही बनाओगे क्या बेटा? 1000 मार्कर बिकने वाले होते हैं तो क्या 1000 ही बनाएंगे? कुछ
ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचेगा। क्या सारे के सारे ही ले जाएंगे क्या कस्टमर? कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी। और अगर 1000 ही बनाए तो साल खत्म होने के अगले दिन सुबह क्या बेचोगे? तो इसलिए हम कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रखते हैं। हो सकता है कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, मैं कहता हूं बेटा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दो और ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो। ऐसा हमने रॉयल्टी में भी किया था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इससे मुझे प्रोडक्शन पता चल जाएगा कि मुझे प्रोडक्शन कितना करना है। अब पता चला कि आपको बेटा 1000 यूनिट बनानी है। प्रोडक्शन समझ में आ गया कि प्रोडक्शन कितना है? 1000 यूनिट। एक यूनिट बनाने में 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है। एक यूनिट बनाने में 5 केजी रॉ मटेरियल लगता है। तो कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? कितने रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी? तो पहला बजट बनाया सेल्स बजट, सेल्स से पता चला प्रोडक्शन बजट। फिर हमने निकाला बेटा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट कैसे निकाला? प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट। 1000 यूनिट बनानी है, एक यूनिट में 5 किलो लगना है, तो 5000 केजी। अब बेटा क्या जितना लगने वाला है उतना का उतना ही खरीदे या कम ज्यादा खरीदेंगे? तो इससे अगला बजट बनाएंगे, इससे अगला बजट बनाएंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। परचेज बजट कैसे बनाएंगे? बोले रिक्वायरमेंट कितने की है प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना रखा है। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखो एक सीक्वेंस बन गया। सबसे पहले सेल, सेल के बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के बाद रॉ मटेरियल परचेज। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है क्या? इतनी बात समझने में, मेरे हिसाब से इतनी बात समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब बेटा जैसे रॉ मटेरियल है वैसे ही लेबर भी हो सकता है, जैसे रॉ मटेरियल है वैसे ही लेबर भी हो सकता है। लेबर में किस बात का ध्यान रखेंगे? वापस से चलिए, सबसे पहले सेल, सेल से आया प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन तक तो आ गया। अब एक यूनिट बनाने में कितना लेबर लगेगा? भाई 10 घंटे लगते हैं, तो 1000 यूनिट बनाने में कितने घंटे लगेंगे? 10,000 घंटे लगेंगे। लेबर की रिक्वायरमेंट आ गई। अब लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी? तो बोले 1 घंटे की रेट है 5 रुपए, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, लेबर कॉस्ट कितनी आ गई? 50,000। इसी तरह ओवरहेड, एक यूनिट पे 10 रुपए का लगता है, एक यूनिट पे 10 रुपए का लगता है, तो 1000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 10,000 रुपए का। तो ओवरहेड में सीधा ओवरहेड कॉस्ट बजट आ गया। ठीक है, क्लियर? इतना काम हम करना स्टार्ट करते हैं। ये तो बेटा बजट थे रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन से रिलेटेड बजट थे। सर इनके अलावा भी हो सकता है क्या? मैंने कहा हो सकता है। इनके अलावा आपने एक बजट बनाना अपने एफएम में भी पढ़ा है। इनके अलावा एक बजट बनाना आपने एफएम में भी पढ़ा है। कौन सा? मैनेजमेंट ऑफ कैश, मैनेजमेंट ऑफ कैश, दैट इज उसे बोलते हैं कैश बजट। आपने पढ़ा है ना मैनेजमेंट ऑफ कैश।
आपने एफएम में एक चैप्टर पढ़ा होगा, मैनेजमेंट ऑफ कैश। तो वो है कैश बजट। इसी तरह फिर एक बजट आएगा बेटा आगे चल के, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपकी एग्जाम के लिए, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट। तो जैसे हमने ये तो मान लिया कि हमारी एस्टिमेटेड सेल 1000 होने वाली है, लेकिन बेटा 1000 ही हो ये जरूरी है क्या? तो हम दो तीन ऑप्शन निकाल के देखते हैं कि 1000 यूनिट प्रोडक्शन करें तो कॉस्ट कितनी आती है, प्रॉफिट कितना होता है। 800 करें तो कितना आता है, 500 करें तो कितना आता है, 1200 करें तो कितना आता है। तो जब हमने एक बजट बना लिया, उसको हम अलग अलग लेवल पे निकाल के देखते हैं, एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अलग अलग निकाल के देखना, कम ज्यादा एक्टिविटी में बजट बना के देखना। वो बजट क्या कहलाता है? वो बजट कहलाता है फ्लेक्सिबल बजट। उस बजट का मतलब क्या है? उस बजट का मतलब है फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर? और एक लास्ट बजट, लास्ट बजट कौन सा होता है बेटा? लास्ट बजट होता है मास्टर बजट। सर ये मास्टर बजट क्या होता है? जो सारे बजट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या उसके लिए कोई एक नाम दे सकता है क्या? मैं मास्टर बजट को एक नाम दे सकता हूं, कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में सभी चीजें आ जाती है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, प्रॉफिट, सेल, सब कुछ आ जाता है। तो कॉस्ट शीट इज मास्टर बजट। कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट आपका मास्टर बजट होता है। क्लियर? पक्का? सर ये जो सेल्स बजट होता है, ये जो प्रोडक्शन बजट होता है, ये कैश बजट होता है, ये कौन से तरीके के बजट होते हैं? तो बेटा एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये सारे फंक्शनल बजट होते हैं। फंक्शनल मतलब सेल करना बिजनेस का एक फंक्शन है, रॉ मटेरियल परचेज करना बिजनेस का एक फंक्शन है, प्रोडक्शन करना बिजनेस का एक फंक्शन है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से बजट है, तो आप हमेशा ये कहोगे कि ये फंक्शनल बजट है। मास्टर बजट को छोड़ के, फ्लेक्सिबल बजट को छोड़ के, ये सारे के सारे बजट कौन से होते हैं? फंक्शनल बजट। कैश को मैनेज करना बिजनेस का एक फंक्शन है, प्रोडक्शन बिजनेस का एक फंक्शन है। तो ये सारी चीजें क्या है? फंक्शनल। रॉ मटेरियल बजट, सेल्स बजट, ये सारी चीजें। क्लियर? अब हम देखते हैं बेटा फॉर्मेट ऑफ बजट। बजट का फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट कैसे बनाएंगे बेटा? हर बजट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, हर बजट का अलग अलग फॉर्मेट होता है। चलिए सबसे पहले बताइए कि सेल्स बजट का फॉर्मेट क्या होता है? सेल्स बजट, तो बेटा सेल्स तो एस्टिमेट की जाती है, सेल्स तो एस्टिमेट की जाती है, उसके लिए कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली लिखी जाती है। तो हम कहते हैं फॉर्मेट ऑफ बजट। सबसे पहला फॉर्मेट मैंने कहा कि सेल्स तो एस्टिमेट की जाती है, तो मैं लिख देता हूं सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन एस्टिमेटेड गिवन बाय
मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेल्स बजट कैसे बनाया जाता है? सेल्स बजट इज प्रिपेयर्ड ऑन एस्टिमेटेड गिवन बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो एस्टिमेट्स दिए होते हैं उन एस्टिमेट्स के हिसाब से क्या बनाया जाता है? सेल्स बजट बनाया जाता है। सेकंड, सेल्स बजट जैसे ही पता चलता है उसके बाद में हम बनाते हैं प्रोडक्शन बजट। अब प्रोडक्शन बजट कैसे बनाएंगे? ध्यान दें, सबसे पहले लिखेंगे एस्टिमेटेड सेल्स, कितनी क्वांटिटी है। एस्टिमेटेड सेल्स, कितनी सेल करनी है, प्लस एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सी गुड्स का है? ये क्लोजिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, क्योंकि सेल कौन सी यूनिट होती है? सेल होती है फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किसका? ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा बेटा प्रोडक्शन यूनिट। ये आपके पास आ जाएगी प्रोडक्शन यूनिट। क्लियर? तो प्रोडक्शन बजट बनाने में कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले आप लिखेंगे कितनी सेल आपको करनी है, क्वेश्चन में गिवन होगी एस्टिमेटेड सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है आपको क्वेश्चन में बता रखा होगा। ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा है बता रखा होगा, माइनस कर देंगे, प्रोडक्शन आ जाएगा। बेटा रियल लाइफ में बड़ा टिपिकल काम होता है, हमें जितना इजी दिख रहा है ना, रियल लाइफ में ये काम उतना ही ज्यादा टिपिकल होता है। सर कैसे? मैंने कहा बेटा सेल एस्टिमेट। अब मार्केट में जाओ, पता लगाओ कितना माल बिकने वाला है, फिर पता नहीं उतना बिके या ना बिके। क्लोजिंग स्टॉक कितना रखें सोचना पड़ेगा, नॉलेज लगाना पड़ेगा। ओपनिंग पता होता है बस। तो इन दोनों चीजों को लगाने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। क्लियर? चलिए, प्रोडक्शन पता चल गया, प्रोडक्शन पता चल गया। तो थर्ड बजट कौन सा होगा? थर्ड बजट है रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट बजट, कि कितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, कंजम्पशन, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है। ठीक है? चलिए, कैसे पता चलेगा? तो हम बोलेंगे बेटा कि प्रोडक्शन यूनिट, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट। कितना प्रोडक्शन हो रहा है और एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक यूनिट में कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। क्लियर?
इज इट ओके? नेक्स्ट फिर आता है बेटा कि रिक्वायरमेंट तो पता चल गई। जब आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई तो आप फोर्थ बनाएंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज कितना करेंगे? रॉ मटेरियल परचेज कितना करेंगे? चलिए निकालते हैं। तो बोले कितनी रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट किसमें? मतलब कितना कंजम्पशन होने वाला है। ये बजट हमने यहां पे बनाया था, इस बजट से वो वाली वैल्यू पता चल गई। इसे रिक्वायरमेंट में लिख सकते हैं, कंजम्पशन में लिख सकते हैं, प्लस एस्टिमेटेड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना चाहते हैं, इसमें प्लस कर दीजिए और माइनस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। अब बेटा इसका एक बजट और बनाया जा सकता है, फिफ्थ, जो रॉ मटेरियल से रिलेटेड और बन सकता है, दैट इज रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट बजट, कि रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो निकाल लीजिए, परचेज क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट या पर केजी, जो भी हो। तो कितना आपको परचेज करना है, एक यूनिट की रेट क्या है, ये आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट बजट। रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट बजट, क्लियर? तो ये तो हो गए बेटा रॉ मटेरियल से रिलेटेड, पहला प्रोडक्शन था। इसके बाद रॉ मटेरियल से रिलेटेड तीन बजट हो गए, कितने रॉ मटेरियल कंज्यूम होने वाला है, कितना परचेज करना है, और परचेज करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे रॉ मटेरियल का बनाया है, सेम वैसे ही परचेज के बाद, प्रोडक्शन के बाद हम किसका बना सकते हैं? हम लेबर का बना सकते हैं। तो मेरे साथ देखेंगे, अभी तक 5 बजट हमने बात कर ली। नेक्स्ट फॉर्मेट में लिखता हूं बेटा, बजट नंबर 6, लेबर रिक्वायरमेंट बजट। लेबर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? तो वापस से वही तरीका, प्रोडक्शन क्वांटिटी में मल्टीप्लाइड बाय लेबर आर पर यूनिट। एक यूनिट में कितने लेबर आर लगने वाले हैं, एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर्स लगने वाले हैं।
पॉइंट नंबर 7, कई बार एक बजट ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेबर रिक्वायरमेंट बजट, ये हमने निकाले हैं लेबर आवर्स, ठीक है। कई बार हमसे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ लेबर, कितने नंबर ऑफ लेबर रखने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ लेबर, तो हम लिखेंगे लेबर आर रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय आवर्स पर लेबर। कितने आवर्स की आपको रिक्वायरमेंट है और एक लेबर के कितने आवर्स हैं, तो इससे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ लेबर, इससे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ लेबर। 8, लेबर कॉस्ट बजट। लेबर कॉस्ट बजट कैसे निकलेगा, कितने लेबर आवर की जरूरत है, लेबर आवर मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर, रेट पर आवर, लेबर आवर डिवाइडेड बाय रेट पर आवर। यहां तक जल्दी से बताएं बेटा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है क्या, है तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। बजट नंबर 9, बजट नंबर 9 क्या कहता है कि ओवरहेड बजट, मैं बड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं ओवरहेड बजट को, ओवरहेड बजट को मैं बड़ा ही शॉर्ट में लिख रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं मुझे पर यूनिट का ओवरहेड पता है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड रेट पर यूनिट। अब अगर ये सेलिंग ओवरहेड था तो यहां पे प्रोडक्शन की जगह सेल्स की यूनिट आ जाएगी, अगर ये सेलिंग ओवरहेड है तो प्रोडक्शन की जगह सेल की यूनिट आ जाएगी। क्लियर है बेटा? इसके बाद हमें 2 बजट और बनाने होते हैं। एक बजट बनाना होता है कौन सा, एक बजट बनाना होता है कैश बजट, एक बनाना होता है फ्लेक्सिबल बजट, और कॉस्ट शीट तो हम बनाते बनाते आए ही होते हैं, कॉस्ट शीट तो हमने हमेशा बनाई होती है। इसके बाद एक बनाना होता है बजट नंबर 10, उसका फॉर्मेट हम उसके साथ ही देखेंगे। बजट नंबर 10 कैश बजट, बजट नंबर 11 फ्लेक्सिबल बजट। बजट नंबर 10 कैश बजट, बजट नंबर 11 फ्लेक्सिबल बजट, और बजट नंबर 12 मास्टर बजट या फिर कॉस्ट शीट। क्लियर? हाँ भाई, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको बेटा बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करेंगे शीट पे से, वैसे हम कल से इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, कल से हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे।
फिर भी आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस क्वेश्चन को अपने आप कर पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।